नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 3 और एक पार्ट 4 होगा। फिर हमारा ये जो लाइट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हमारा बचेगा साउंड से रिलेटेड और वर्क एनर्जी यानी कार्य ऊर्जा से रिलेटेड एक टॉपिक बचेगा, यानी प्रकाश। प्रकाश क्या होता है हमने पिछले 2 पार्टों में पढ़ा था और उनसे संबंधित कुछ घटनाओं का अध्ययन भी किया था, जैसे प्रकाश का परावर्तन जो केवल एक ही मीडियम में होता है। फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, जिनको होने के लिए यानी ये घटना होने के लिए 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर हमने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इससे रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण शर्तें थी। और ध्यान देना, जो एग्जाम्पल है इन सभी के वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जैसे हीरे का चमकना प्रकाश के कौन सी घटना का उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसी प्रकार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा प्राथमिक रंग, एग्जाम में पूछा जाता है टीवी के रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग क्या होते हैं और पूरक रंग क्या होते हैं, प्राथमिक रंग कितने होते हैं, उससे रिलेटेड। और फिर हम स्टार्ट करेंगे दर्पण, फिर हमारा लास्ट रहेगा लेंस। तो मैं आज की क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ रंगों के बारे में। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर। पहला तो एग्जाम में 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है। नीला, हरा, लाल, ये होते हैं प्राथमिक कलर, नीला, हरा और लाल। तो प्राथमिक कलर नीला यानी ब्लू, हरा, ग्रीन तथा लाल यानी रेड। तो आपको पूछ लिया जाए, एक ऑप्शन और दे दिया जाए और पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है, तो आपको ये याद करना है नीला है, हरा है और लाल। ये 3 होते हैं जो क्या होते हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर। इसे आप बोल सकते हो, एक बार एग्जाम ऐसे भी पूछा गया, टेलीविज़न के रंग है। तो टेलीविज़न में कौन से रंग होते हैं टीवी में, तो वो होते हैं प्राथमिक रंग। कौन से रंग होते हैं? प्राथमिक रंग। इन प्राथमिक रंग को ही बोला जाता है मूल रंग। क्या बोला जाता है? प्राथमिक ना दे के बोल दे अगर आपको मूल रंग, क्या बोल दे? मूल रंग। तो आपको प्राथमिक रंगों में 3 कलर को याद रखना है, नीला, हरा तथा लाल। नीला, हरा और लाल, ये होते हैं 3 प्राथमिक रंग। और मैं बात करूंगा प्राथमिक के बाद द्वितीयक रंग की और बात करूंगा पूरक रंग की। अगर आपको प्राथमिक रंगों का ज्ञान है तो आप उनकी सहायता से द्वितीयक रंग को आसानी से निकाल पाओगे। यानी एक त्रिभुज के माध्यम से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप प्राथमिक रंगों का उपयोग करते हुए द्वितीयक रंगों को आसानी से निकाल पाओगे। तो ये होती है एक ट्रिक। इस त्रिभुज को याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? इस त्रिभुज को। इस त्रिभुज में यहाँ होगा ग्रीन कलर, क्या होगा? यहाँ ले लो आप ब्लू यानी नीला, यहाँ ले लो आप हरा यानी ग्रीन और यहाँ ले लो लाल। यही क्रम आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ब्लू यानी नीला, लाल और हरा। क्या हो गया? ब्लू यानी नीला, हरा, लाल। अब जब ये दोनों कलर मिलेंगे तो आपको कौन सा प्राप्त होगा? पीला। क्या प्राप्त होगा? पीला। और जब ये मिलेंगे दोनों तो आपको प्राप्त होगा बैंगनी। क्या प्राप्त होगा? बैंगनी या मैजेंटा। और ये मिलेंगे तो प्राप्त होगा साइनो या इसे बोला जाता है पीकॉक ब्लू। अभी बताता हूँ वापस, पीकॉक ब्लू। तो ध्यान देना, एक बार वापस बता रहा हूँ, एक त्रिभुज के सहायता से हम याद करेंगे जो इस त्रिभुज के कोनों पे होते हैं, ये वाला और ये वाला। यह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग। यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान देना वापस। प्राथमिक रंग कौन कौन से होंगे? रेड, ग्रीन एंड ब्लू।
यहां तक कोई दिक्कत? एक त्रिभुज याद रखना है जिसके कोनों पे याद रखना है नीला, नीला, हरा और लाल। जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है जो भी रंग प्राप्त होता है क्या होगा? वो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने पर द्वितीयक रंग प्राप्त होगा। क्या होगा? द्वितीयक रंग। यानी द्वितीयक रंग की मैं बात करूं अगर, द्वितीयक रंग क्या होगा? सेकेंडरी कलर। जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाए, जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाए तो द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। जब दो प्राथमिक रंगों को अगर मिलाया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? द्वितीयक रंग। देखना कैसे, इधर से आपने लाल को मिलाया, इधर से लाल को मिलाया और इधर से मिला रहे हो हरे को। जब लाल और हरा मिलेगा तो आपको कौन सा रंग प्राप्त होगा? पीला। तो मैं इधर लिख रहा हूं, ये है सारणी, याद रखनी, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाल प्लस हरा, सीधा एग्जाम में पूछ ले, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से प्राप्त रंग होगा। तो अगर आपको ये त्रिभुज याद है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो लाल और हरा, तो आपका आंसर होना चाहिए पीला। ये भी उल्टा पूछा जा सकता है कि जो पीला रंग है किन दो रंगों के मिश्रण से बना है? या तो ऑप्शन में आएगा दो प्राइमरी कलर हो सकते हैं, और कौन से दो प्राइमरी कलर है? लाल और हरा। तो आपको क्या मिलेगा? पीला। यहां पे ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। अगर आपने यहां से लाल कलर को मिलाया इधर से और इधर से मिलाया नीले कलर को, किसको? नीले को। तो जब लाल और नीला प्राइमरी कलर मिलेंगे तो कौन सा बनेगा? बैंगनी या मैजेंटा। यानी दूसरा है यहां पे, अगर आपने मिलाया किसको? लाल प्लस नीला, लाल और नीले को मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ? बैंगनी। कौन सा कलर प्राप्त हुआ? बैंगनी, जिसे आप क्या कहोगे? मैजेंटा। क्या कहोगे? मैजेंटा। अब इसी प्रकार जब नीले कलर को और हरे कलर को मिलाया आपने तो कौन सा प्राप्त होगा? साइनो। यानी जब नीले कलर को, नीला, 3 नंबर, नीला प्लस क्या मिला रहे हो आप? हरा। ये एक ट्रिक है त्रिभुज के माध्यम से, आप गलत नहीं करोगे कोई भी आंसर। तो आपको क्या प्राप्त होगा? पीकॉक ब्लू। एग्जाम में पूछा जाता है पीकॉक, यानी मोर पंख पीला, ब्लू, मोर पंख नीला यानी ब्लू। और या इसे एग्जाम में पूछा जाता है साइनो। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो साइनो है कौन सा रंग है? तो आपका आंसर होना चाहिए जो यहाँ पे ये प्राप्त होते हैं, ये वाले और ये वाले और ये वाले। जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो प्राप्त होने वाला रंग कहलाता है सेकेंडरी कलर यानी द्वितीयक रंग। और द्वितीयक रंग कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया पीकॉक ब्लू, एक हो गया पीला, एक हो गया बैंगनी। अब बात आती है पूरक रंग की, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्राथमिक रंगों के बारे में पढ़ लिया, दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ लिया द्वितीयक रंगों के बारे में पढ़ लिया। अब मैं बात करूंगा पूरक रंगों की। सुना होगा आपने पूरक रंग, पूछा जाता है इसके बारे में भी, पूरक रंग। तो पहला तो आपको याद करना है पूरक रंग किस कलर को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए श्वेत कलर। किसको? श्वेत यानी सफेद। श्वेत रंग को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है इसी से, पूरक रंग में से। तो श्वेत रंग को क्या कहते हैं? पूरक रंग। अब ये प्राप्त कैसे होता है? जब आप इन कलर में से किन्हीं भी कलर को मिला दो, किन्हीं दो या दो से अधिक कलर को मिला दो, तो जो रंग प्राप्त होगा वो हमेशा कौन सा होगा? श्वेत। यानी एक प्राथमिक और एक द्वितीय को मिला दो तो भी क्या प्राप्त होगा? श्वेत कलर प्राप्त होगा। जैसे मैं मिला रहा हूं, अब ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही टर्निंग पॉइंट है इस चैप्टर का। तो यहां से ये आपने लाल कलर लाया और यहां से आपने शाइनो लिया, और यहां पे बीच में ध्यान देना हमेशा क्या प्राप्त होगा? वाइट कलर। और ये वाइट कलर ही कहलाता है पूरक रंग। क्या कहलाता है? पूरक रंग। क्या कहलाता है? पूरक रंग। अब ध्यान देना पूरक रंग में कौन कौन से मिले देखना।
मैं पहला लिख रहा हूं जब लाल प्लस साइनो, लाल प्लस साइनो, बच्चों ध्यान देना, तो क्या बनेगा? सफेद, श्वेत रंग। अब दूसरा इसी प्रकार मिला रहा हूं, जब आपने मिला दिया, यहां से ले लिया बैंगनी और यहां से ले लिया हरा, यहां से बैंगनी और यहां से हरा, यानी बैंगनी प्लस हरा, तो आपको क्या प्राप्त होगा? सफेद यानी श्वेत कलर। यह भी एक प्रकार का क्या होगा? पूरक रंग होगा। क्या होगा? पूरक रंग। अगर यहां से आपने नीला कलर ले लिया और यहां से आपने मिला दिया इस पीले को इसके साथ, तो नीला प्लस पीला, नीला प्लस पीला, तो भी क्या बन जाएगा? पूरक रंग यानी सफेद कलर। तो यहां से हमने रंगों के बारे में पढ़ा है, जिसमें प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, नीला, हरा तथा लाल। अगर इन तीनों प्राथमिक कलर को आप मिला दोगे तो आपके पास भी श्वेत रंग आ सकता है, यानी तीनों कलर मिलने पर भी क्या आएगा? श्वेत रंग। तो नीला, हरा, लाल, एक बार फिर बताता हूं, ये प्राथमिक रंग है। पूछा जाता है टेलीविजन ग्रेड में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्राइमरी कलर। जिसमें से प्राइमरी कलर में कौन कौन है? नीला, हरा और लाल। इस रंग का अन्य नाम मूल रंग यही होते हैं। इनसे सारे रंग आप निकाल सकते हो। मैं बात करूं, जब हमने पढ़ा द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग यानी जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? द्वितीयक रंग। तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाए हमने, लाल हरा मिला, तब क्या बनेगा? पीला। तो पूछा जा सकता है कि पीला रंग किन दो प्राथमिक रंगों से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन में जोड़े में मिलेंगे नीला हरा, लाल नीला, नीला हरा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको याद करने हैं किसके माध्यम से? एक त्रिभुज के माध्यम से। जब आपने लाल और नीला को लिया तो क्या प्राप्त हुआ? बैंगनी, या इसे ही बोला जाता है मैजेंडा। जब आपने नीला और हरा लिया तो क्या प्राप्त हुआ? पीकॉक ब्लू। अब तीसरा हमने पढ़ा था पूरक रंग, यानी पूरक रंग कौन सा होता है? एक ही होता है पूरक रंग, सफेद रंग। क्या होता है? सफेद रंग। जो इनमें से पूरे प्राथमिक को मिलाओगे तो भी प्राप्त हो जाएगा, और एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर लोगे, यानी एक प्राथमिक लिया एक द्वितीयक लिया, तो भी क्या प्राप्त हुआ? सफेद कलर। इसी प्रकार एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग लेने पर 3 कंडीशन बनी है, जिसमें हमें क्या प्राप्त हुआ? सफेद रंग। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पार्ट, दर्पण की सामान्य जानकारी और उनके उपयोग, और आगे आने वाले लेक्चरों में हम पढ़ेंगे दर्पण की स्थितियों से संबंधित, जो एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है, गारंटी लेता हूं मैं, आरआरबी, एनटीपीसी और डी ग्रुप के एग्जाम में, और राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि स्थिति पूछ के उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अक्सर पूछा जाता है, और उनसे संबंधित कुछ परिभाषा, शब्दावली भी पूछी जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ दर्पण की। तो दर्पण आप सबको पता है, दर्पण यानी मिरर, बेसिक से ले रहा हूं मिरर। पहले तो दर्पण का निर्माण कैसे होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें पॉलिश किसकी की जाती है। तो दर्पण यानी एक पारदर्शी कांच, यानी साधारण पारदर्शी कांच के एक साइड में अगर Ag2S या जिंक सल्फेट का अगर क्या किया जाए, लेपन कर दिया जाए, तो किसका निर्माण होता है? एक दर्पण का। तो एक पारदर्शी कांच, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पारदर्शी कांच, एक पारदर्शी कांच के एक तरफ यहां से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, एक पारदर्शी कांच यानी जहां से आप इस साइड से उस साइड देख सकते हो, ऐसा कांच, यानी एक कांच पे अगर पॉलिश कर दी जाए तो किसका निर्माण हो सकता है? दर्पण का। यानी एक पारदर्शी कांच के एक तरफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, Ag2S तथा ZnS की पॉलिश करने पर दर्पण का निर्माण
होता है। किसका निर्माण होता है? दर्पण का निर्माण। यानी एक आपने कांच ले लिया, उसके ऊपर अगर Ag2S और ZnS, अब इसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो Ag2S ये होती है सिल्वर सल्फाइड। किसकी परत? सिल्वर सल्फाइड पूछा गया क्वेश्चन है। और ये है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, सिल्वर सल्फाइड और जिंक सल्फेट। ZnS जिसे बोला जाता है जिंक ब्लेड। जिंक क्या बोला जाता है? जिंक ब्लेड। जिंक सल्फाइड सॉरी, यहाँ पे ये इसे बोला जाता है जिंक ब्लेड। और यह हमने काम लिया था परमाणु वाले चैप्टर में, जब रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग लिया था तो उसके जो स्वर्ण पन्नी पर बौछार करवाई, तो उसके पीछे जो पर्दा लगा था वो किसका पर्दा था? ये पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, ZnS का था। और यह जिंक धातु का अयस्क है, यानी इसे बोला जाता है जिंक ब्लेड। क्या कहते हैं? जिंक ब्लेड। और यहाँ पे ये हो गया सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर एक निष्क्रिय धातु है। क्या है? निष्क्रिय धातु। निष्क्रिय वो अलग गैसें हैं, लेकिन ये निष्क्रिय धातु क्यों बोला इसको? क्योंकि ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। उस सक्रियता श्रेणी में देखा जाए तो लगभग नीचे आती है। और इसे मुक्त धातु भी कहते हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और एक्चुअली सीधा पूछे मुक्त अवस्था में 4 ऑप्शन दे तो वहाँ पे आपको राइट करना है सोना, मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला सोना। अगर सोना नहीं है वहाँ पे तो आपको क्या करना है? सिल्वर। तो चांदी का बदरंग होना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चांदी का बदरंग होना। अब सीधा पूछे ये भौतिक है रासायनिक तो सब कर देंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल से पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो बोला जाता है कोरिजन, यानी संक्षारण। किसका है? संक्षारण। चांदी का बदरंग होना। और उदाहरण बता देता हूं, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक टॉपिक आ गया तो बता देता हूं। जंग का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, Fe2O3.XH2O। यहाँ फिजिक्स चल रही है लेकिन केमिस्ट्री का एक पार्ट आ गया तो बताना पड़ रहा है। चांदी का बदरंग होना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चांदी के ऊपर किसकी परत आ जाती है? सल्फाइड की परत आ जाती है। और ऑप्शन में वहां आपको मिलेगा, LDC में पूछा गया क्वेश्चन है कि उसके ऊपर ऑक्साइड की परत। अक्सर स्टूडेंट धातु के ऊपर ऑक्साइड की परत आ जाती है, वो राइट करके आ जाते हैं। लेकिन सिल्वर है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेड नहीं, यानी रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु यानी निष्क्रिय की श्रेणी में आती है। चांदी का बदरंग। और पूछा जाता है कॉपर और व तांबे, कॉपर व पीतल का हरा होना, हरे रंग की परत आना, चांदी का बदरंग होना, लोहे पर जंग लगना, यह एक कोरिजन यानी संसारण का क्या है? एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दर्पण के बारे में, वापस उसी पे आ जाते हैं। दर्पण एक पारदर्शी कांच के एक तरफ अगर सिल्वर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड की परत, जिंक सल्फेट जिसे जिंक ब्लेड बोला जाता है, उसकी अगर परत चढ़ा दी जाए यानी उसका लेपन कर दिया जाए तो वो किसका निर्माण कर सकता है? दर्पण का। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिले और धातुओं का पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्वर। और सिल्वर के साथ अगर समूह दे तो निकल। इन दोनों का समूह दे, सिल्वर और निकल का लेपन किया जाता है, तो आपको ये आंसर करना। और एग्जाम में पूछा गया रजत दर्पण के लिए किसका लेपन किया जाता है? रजत का अर्थ होता है चांदी, तो ऑप्शन होना चाहिए सिल्वर। कंफ्यूजिंग नहीं होना। तो सिल्वर का किया जाता है? लेपन किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। वो है गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। तो हम दर्पण के प्रकार पढ़ रहे हैं। एक होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। और दूसरा होता है, इंपॉर्टेंट है, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अगर पूछ लिया जाए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल को अंग्रेजी में बोला जाता है कॉन्वेक्स। अंग्रेजी बड़ी टेढ़ी है, पूछा जाता है कॉन्वेक्स।
कॉनकेव, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को अभिसारित फैला देता है, अपसारित। तो इसकी एक खास विशेषता है, इसीलिए अन्य नाम, जो ये किरणों को क्या कर देता है, किरणों को फैला देता है, किरणों को फैला देता है, डाइवर्जिंग, फैला देता है, किरणों को क्या करता है, फैला देता है, किरणों को फैला देता है। इसीलिए इसे अन्य नाम पूछा गया एग्जाम में, अपसारी। अब सब पढ़ के जाते हैं उत्तल अवतल, और अपसारी दर्पण भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, अपसारी, डाइवर्जिंग मिरर। और जो अवतल दर्पण है इसका उल्टा है, अनंत से आने वाली किरणों को सिकुड़ लेता है, यानी फैलाता नहीं है, यानी किरणों को सिकुड़ लेता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यह है अपसारी। अप यानी फैलाना, अभी यानी केंद्र की ओर आकर्षित करना। तो यहां से आप याद रखना इसका नाम, इसे बोला जाता है अभिसारी, अभिसारी दर्पण। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग यानी इकट्ठा करना, अपसारी का अर्थ होता है फैलाना। जो ये समतल दर्पण है उसके क्या क्या उपयोग है, गोलीय दर्पण के क्या क्या उपयोग है, हम उनको भी पढ़ेंगे। तो इनको अंग्रेजी में बोला जाता है, उत्तल को कॉन्वेक्स और अवतल को बोला जाता है कॉनकेव। क्या बोला जाता है, कॉनकेव। अगर बात करूं उत्तल दर्पण की, तो इसका जो आंतरिक सिरा धसा हुआ, जैसे आप इसको कैसे पढ़ोगे, ऊ, ऐसे, उत्तल ऐसे ही लिखोगे तो ये ऐसे बनता है। कैसे बनता है, इसको साइड में रखो आप, ये ऐसे बनता है। तो इसका जो आंतरिक सिरा है, धसा हुआ सिरा, वो किया होता है पॉलिश। किया होता है, पूछा जाता है आंतरिक सिरा किसका पॉलिश किया हुआ। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो परावर्तन का कार्य, दर्पण से हमेशा परावर्तन होता है। तो जो उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करेगा। किसका, परावर्तन का। किसके लिए, ध्यान देना, उत्तल दर्पण के लिए। ट्रिक याद रखना, ऊ, ऐसे बना देना ऊ। तो जो धसा हुआ भाग है उसके अंदर की जाती है पॉलिश। किसकी, यही Ag2S और ZnS की। तो उत्तल दर्पण का अंदर वाला धसा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ होता है और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। उसे आप अपसारी या उत्तल या अंग्रेजी में कॉन्वेक्स कह सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं अवतल दर्पण की। जो ये अवतल दर्पण है उसका उभरा हुआ भाग किया हुआ होता है पॉलिश। क्या होता है, पॉलिश। जो धसा हुआ भाग है, धसा हुआ भाग, वह कार्य करता है परावर्तन का। आने वाली किरणों को क्या करता है, परावर्तन का कार्य करता है। तो हमने दर्पण का अभी सामान्य परिचय पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एक बार क्विकली बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन है, दर्पण के निर्माण में किसकी पॉलिश की जाती है। तो एक साधारण कांच के ऊपर एक साइड में अगर सिल्वर सल्फाइड और ZnS यानी जिंक ब्लेड की अगर पॉलिश की जाए तो एक दर्पण का निर्माण होता है। तो दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्लेन मिरर, जिसे आप समतल दर्पण बोलते हो। समतल दर्पण कुछ नहीं, कांच है, इसके एक साइड में अगर पॉलिश की तो ये किसका निर्माण हो गया, समतल दर्पण का। बात करूं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, ध्यान देना, और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स बोला जाता है और ये आने वाली किरणों को फैला देता है, तो इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इसका जो अंदर वाला सिरा धसा हुआ होता है और बाहर वाले सिरे से क्या होती है, परावर्तन की घटनाएं होती हैं। हम पढ़ेंगे आगे स्थितियां। मैं बात करूं अवतल दर्पण की, जिसे अंग्रेजी में कॉनकेव बोला जाता है, और यह किरणों को सिकुड़ता है, आने वाली किरणों को क्या करता है, सिकुड़ता है। और इसके जो बाहरी सिरा, उभरा हुआ सिरा है, उसके ऊपर की हुई होती है पॉलिश, और जो अंदर धसा हुआ सिरा है वह कार्य करता है परावर्तन का, और इसे आप अंग्रेजी में कॉनकेव, और ये किरणों को एकत्रित करता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे,
अभिसारी दर्पण। और अब हम दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, शब्दावली। तो दर्पण यानी एक गोले को अगर काट दिया जाए तो भी किसका निर्माण होता है? दर्पण का निर्माण होता है। पूछा जाता है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं इसके ऊपर। हम मुख्य शब्दावली पढ़ के इनके कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं। तो मैं बात करूं, अगर ये कोई गोला है, ये वाला कोई दर्पण है, ये कैसे बना, इस गोले को पूरा करूं अगर मैं, ये ऐसे, तो इस गोले का जो केंद्र होगा दर्पण बनाने में, जब गोले का जो केंद्र होगा, ये केंद्र, इस केंद्र को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, जिसको आप शो करोगे आर से। इस गोले को पूरा करने पर जो गोले का केंद्र होता है, जिसको काट के आपने दर्पण बनाया है, और उसका जो केंद्र होता है, उसे क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र। और जो इससे चाप काटा ना आपने, ये दर्पण वाला, इसके बीचों बीच इंग्लिश में एक बार पूछा गया पोल, अंग्रेजी भी याद रखनी है आपको, पोल यानी इसे कहते हैं ध्रुव। तो हमेशा याद रखना, दर्पण में हमेशा होगा ध्रुव और लेंस में हम पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। यही डिफरेंस है। जो दर्पण का ध्रुव होता है वो दर्पण के बीचों बीच होता है। यहां तक क्लियर। अब मैं बात करूं, अगर आप वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिला दो, वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिला दिया जाए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दिया जाए, तो जो ये प्राप्त होगी वह कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। यहां तक क्लियर। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और जो वक्रता त्रिज्या मिला रही है और ये जो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इनके बीचों बीच होता है एफ, स्मॉल एफ। इसे बोला जाता है फोकस केंद्र। क्या बोला जाता है? फोकस केंद्र। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु या फोकस केंद्र बोल सकते हो। और फोकस बिंदु जब ध्रुव से मिलता है, यहां से लेके यहां तक, यह कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ये उत्तल और अवतल के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। यह पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के लिए फोकस दूरी याद रखना है आपको, सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। और यही बात करूं मैं अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, तो ये क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। उत्तल के लिए तो धनात्मक और अवतल के लिए क्या होती है? ऋणात्मक। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं मुख्य अक्ष की, तो अनंत हमारा बहुत ही पीछे है, अनंत से आने वाली किरण जब वो वक्रता केंद्र से होते हुए, फोकस दूरी से होते हुए ध्रुव पे जाके मिलती है, तो इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। और सभी चिन्ह परिपाटी कहाँ से स्टार्ट की जाती है? ध्रुव से। अब यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पोल किसे कहते हैं? दर्पण के बीचों बीच। और पोल और इस वक्रता केंद्र को मिलाने वाले को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और इनके बीचों बीच फोकस दूरी। तो एक संबंध याद रखना, R = 2F। कैसे हुआ R = 2F? हमें पता है ये वाली टोटल दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। अगर मैं इसका आधा करूं, R हमारे पास टोटल है, इसका आधा करूं, यानी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F। तो R बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2F। जो वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी को अगर मैं 2 से गुणा करूं, फोकस दूरी को अगर किससे गुणा करूं? फोकस दूरी, आंकिक प्रश्न पूछा जा सकता है, फोकस दूरी का 2 गुना क्या होती है? वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या अगर प्राप्त करनी हो, आपको फोकस दूरी दे रखी है, तो उसको अगर आप 2 से गुणा कर दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की हमेशा क्या होती है, 2 गुणी। फोकस दूरी को 2 से गुणा करोगे, वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, और वक्रता त्रिज्या में अगर 2 का भाग दोगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ये थी सामान्य शब्दावली। तो हमने शब्दावली पढ़ ली, और आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दर्पण के उपयोग और उनकी स्थितियां, फिर पढ़ेंगे लेंस, फिर हमारे ये प्रकाश क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट। और आंख से संबंधित दोषों के बारे में भी उस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। तो आप अगर एनवीरा एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तभी कीजिएगा। धन्यवाद।